नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस का प्रथम चैप्टर भारत की विरासत के 5वें वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत भूमि और यहाँ के लोगों की जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का अथवा 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। जैसे निग्रोटो प्रजा की जानकारी लिखे, ये 2 मार्क्स का, अथवा ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा की जानकारी लिखे, ये 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, ऐसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो भारत की सुंदर विरासत है उससे आकर्षित होकर अनेक विदेशी प्रजा भारत में आए। इसके कारण भारत में लगभग सभी जातियां पाई जाती है। द्रविड़ से लेकर निग्रिटो से लेकर सभी जातियां भारत में पाई जाती है। अब इन्हीं जातियों को हम एक एक करके देखते हैं। भारत भूमि और यहाँ के लोग, इस टॉपिक को हम अब विस्तृत में देखने जा रहे हैं। आज हमें निग्रिटो प्रजा, जिसे हप्सी भी कहा जाता है, फिर दूसरी प्रजा ऑस्ट्रेलॉइड जिसे निषाद भी कहते हैं, तीसरी प्रजा द्रविड़, फिर चौथी प्रजा में ये 4 प्रजाओं का समावेश होता है, मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक, आर्मेनॉइड, और 5वीं प्रजा है आर्य प्रजा। तो दोस्तों देखते हैं निग्रिटो प्रजा। जो निग्रिटो प्रजा है, इस प्रजा को भारत के सबसे प्राचीन निवासी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे विदेश से आने वाली कोई विदेशी प्रजा जो भारत में सबसे पहले आई वो निग्रिटो प्रजा थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये प्रजा अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से भारत आए। इसे समझ लेते हैं। ये अफ्रीका खंड है। अफ्रीका से इस तरह से इराक, ईरान और ये जो पाकिस्तान है, यहाँ का ये जो दक्षिण भाग है, यहाँ पे बलूचिस्तान राज्य है। तो यहाँ से भारत में, मतलब अफ्रीका से इस तरह से बलूचिस्तान होते हुए ये प्रजा भारत में आई, ऐसे कुछ इतिहासकारों का मानना है। और ये जो प्रजा है श्याम वर्ण की होती है। इन प्रजा के लोगों की ऊंचाई 4 से 5 फुट होती है और इनके सिर पर घुंघराले बाल होते हैं। तो दोस्तों, निग्रिटो प्रजा के केवल ये 3 विशेषताएं हैं। आपको ये तीनों विशेषताएं समझ में आ गई होगी। पहले हम फिर से देख लेते हैं। इस प्रजा को सबसे प्राचीन निवासी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से ये प्रजा भारत में आई और ये प्रजा श्याम वर्ण की होती है। इनकी लोगों की ऊंचाई 4 से 5 फुट होती है और इनके सिर पर घुंघराले बाल होते हैं। अब देखते हैं दूसरी प्रजा ऑस्ट्रेलॉइड, जिसे निषाद प्रजा भी कहा जाता है। ये प्रजा अग्नि एशिया से भारत में है। देखते हैं कैसे। ये हमारा प्यारा भारत और उसकी दक्षिण दिशा, ये पूर्व भारत की पूर्व दिशा म्यांमार की तरफ की, और पूर्व और दक्षिण के बीचों बीच ये जो भाग है, ये जो दिशा है, इसको बोलते हैं अग्नेय दिशा। तो ये जो प्रजा है इस दिशा से, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा जो है इस अग्नेय दिशा से भारत में आए हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस प्रजा का रंग जो होता है श्याम रंग के होते, लंबा और चौड़ा सिर इनका होता है, छोटा कद इनका होता है और चपटी नाक इनकी होती है। ये उनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। भारत में जो बाद में आर्य लोग आए, ये आर्य लोग ये ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा को निषाद कहते थे। वैसे भारत की जो भील प्रजा है उसके लिए हम निषाद शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो आर्य लोग बाद में भारत में आए वो ऑस्ट्रेलॉइड लोगों को निषाद कहते थे। और ये जो निषाद शब्द है भारत की भील प्रजा के लिए प्रयोग किया जाता है। और आज भी भारत की कोल और मुंडा जो जातियां है, असम की खासी जाति और निकोबार की कुछ जातियां और ब्रह्मदेश, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, इन ब्रह्मदेश की कुछ जातियों में भी आज भी इन जातियों में ये ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसे हम समझ लेते हैं। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार आप देख सकते हो, यहां पर आए हैं कोल और मुंडा जातियां। फिर ये असम राज्य, जहां पर खासी प्रजा पाई जाती है। और फिर ये म्यांमार, जिसका पुराना नाम था ब्रह्मदेश, और यहां पर अंडमान निकोबार आता है। तो निकोबार, म्यांमार, असम की खासी प्रजा और कोल और मुंडा, ये जो जातियां हैं, इनमें आज भी ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा के लक्षण पाए जाते हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा है, इनमें मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती करना, सूती कपड़े बुनना, ये इनके खास कौशल पाए जाते थे।
ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा को एक बार फिर से देख लेते हैं। यह प्रजा आग्नेय एशिया से भारत आई। इनका रंग श्याम वर्ण का होता है, लंबा और चौड़ा सिर होता है, छोटा कद होता है और ये चपटी नाक वाले होते हैं। भारत में जो आर्य लोग थे वो इन्हें निषाद कहते थे और भारत की जो भील प्रजा है उसके लिए हम निषाद शब्द का प्रयोग करते हैं। आज भी भारत की जो कोल मुंडा जातियां है, असम की खासी प्रजा है, निकोबार और ब्रह्मदेश की जो कुछ जातियां है उनमें ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा के लक्षण आज भी देखने को मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा के जो कौशल्य थे वो थे मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती करना, सूती कपड़े को बुनना। अब तीसरी प्रजा है द्रविड़ प्रजा। ये प्रजा मूल भारत की ही थी। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सी विदेशी प्रजाएं, लेकिन द्रविड़ प्रजा ये मूल भारत की ही थी। इन्हें मोहनजोदड़ो की सिंधु संस्कृति का निर्माता माना जाता है। हम इसे देख लेते हैं। ये पाकिस्तान का ये जो भाग आपको दिख रहा है जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूं, कराची से लाहौर तक इस प्रकार से, फिर इस्लामाबाद, ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूं यहाँ पर सिंधु नदी बहती है और प्राचीन समय में ये सिंधु नदी के आसपास बहुत बड़ी संस्कृति का विकास हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सिंधु संस्कृति का विकास ये द्रविड़ प्रजा ने ही किया था। और आगे हम देखते हैं, और पाषाण युग की संस्कृति का भी उत्तराधिकारी द्रविड़ प्रजा को ही कहा जाता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो पाषाण युग था, पाषाण युग मतलब जिस समय इंसान पत्थरों का उपयोग करके प्राणियों को मारते थे, मतलब ज्यादातर वो पत्थर का उपयोग करते थे अपने रहन सहन के लिए। फिर उसके बाद जो नई संस्कृति, नए लोग निर्माण हुए वो लोग थे द्रविड़। मतलब जो पाषाण युग है उसके बाद जो नई प्रजा आई वो थी द्रविड़। तो ये आप समझ में आ गए होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर द्रविड़ लोग जब निवास करते थे तो बहुत से विदेशी प्रजा, बहुत से उत्तर से प्रजा इधर आने लगी। तो उत्तर से जो प्रजा आई उनके बहुत से लक्षण इस प्रजा में आ गए। फिर हमारे देश में ये जो प्रजा है, यह जो दीप धूप आरती, ये जो पूजा करने की जो परंपरा हमारे देश में है ये हमें द्रविड़ों से ही मिली है। और जो प्रकृति और पशुओं की जो पूजा होती है वो भी हमें द्रविड़ों की ही भेंट है। जो द्रविड़ प्रजा है वो माता स्वरूप देवी पार्वती की और पितृ स्वरूप परमात्मा शिव की पूजा करते थे। ये एक द्रविड़ों का लक्षण है कि ये माता स्वरूप देवी पार्वती का और पिता स्वरूप परमात्मा शिव की पूजा करते थे। द्रविड़ों के जो मूल बाद में द्रविड़ों के जो मूल देव थे उनको आर्यों ने अपना लिया। आर्यों का प्रभुत्व जब बढ़ता गया तो ये जो प्रजा थी, मैंने यहाँ पे जैसे आपको दिखाया, यहाँ पर द्रविड़ प्रजा रहती थी, लेकिन जब आर्य लोग उत्तर से आए और इन आर्यों का जब प्रभुत्व बढ़ता गया तो ये द्रविड़ प्रजा दक्षिण की तरफ जाने लगी, इधर भारत के दक्षिण के राज्यों की तरफ जाने लगी। और ये प्रजा आज भी दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनमें ये प्रजा आज भी है। मतलब ये जो भाषा बोलने वाले लोग हैं ये द्रविड़ प्रजा ही है। समय के साथ द्रविड़ों में आर्य संस्कृति का भी गहराई से विकास हुआ और अंतरजातीय विवाह भी होने लगे। द्रविड़ों की एक और विशेषता है, जो द्रविड़ थे वो मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा प्रचलित थी। मतलब द्रविड़ों में माता का बहुत बड़ा स्थान था। और द्रविड़ों के जो हमारे लिए जो योगदान है वो है कताई बुनाई करना, रंगाई, रक्षा, नौका और अवकाशीय ग्रहों, इन सभी क्षेत्रों में द्रविड़ों ने योगदान भी दिया है। एक बार हम फिर से द्रविड़ों को फटाफट रिवाइंड कर लेते हैं। द्रविड़ प्रजा मूल भारत के थे। मोहनजोदड़ो की जो सिंधु संस्कृति है उसका निर्माता भी द्रविड़ प्रजा को ही माना जाता है। पाषाण युग की जो संस्कृति का उत्तराधिकारी है वो भी द्रविड़ को ही माना जाता है। उत्तर से जो बहुत सी प्रजा आई उनमें उत्तर से जो बहुत सी प्रजा आई इनके लक्षण द्रविड़ों में नजर आते हैं। द्रविड़ लोग माता स्वरूप देवी पार्वती की और पिता स्वरूप परमात्मा शिव की पूजा करते थे। दीप धूप आरती की परंपरा द्रविड़ों ने ही यहाँ पर शुरू की। प्रकृति और पशुओं की पूजा करना ये द्रविड़ों से ही एक भेंट है। बाद में द्रविड़ों के जो देव थे उनको आर्यों ने स्वीकार कर लिया। जब आर्यों का प्रभुत्व बढ़ गया तो ये प्रजा दक्षिण में चली गई और आज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषिक लोग ये द्रविड़ प्रजा ही है। समय के साथ द्रविड़ों की संस्कृति
द्रविड़ों में आर्यों की